हेलो एवरीवन, GKGS दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास में, लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए थे। आज कवर करेंगे कैबिनेट मिशन। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आती है तो क्या होता है, इसके बारे में आज कवर करेंगे लुसेंट में। तो देखिए, कह रहे हैं कि कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन कब आती है? 1946 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन होते हैं ब्रिटेन के? तो प्रधानमंत्री एटली। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। कब भारत भेजने की घोषणा करते हैं? 15 फरवरी 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, ये अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे, एवं AB अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। और कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था। तो ये पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। ये क्वेश्चन लगभग किसी न किसी पेपर में हर बार पूछता है, क्योंकि देखिए इस बार भी पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। तो ये जो एक गलत दिया हुआ था वही था उसका आंसर, नहीं थे पूछ रहा था। तो ये याद रखना है कौन कौन है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन की योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 6 जून 1946 को। और कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो 25 जून 1946 को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। आगे है, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव। जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 समान स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस को कितने सिख सदस्य का समर्थन प्राप्त था? 4। और कैबिनेट योजना को स्वीकार किए जाने के बाद देखिए, मुस्लिम लीग कब स्वीकार करता है? 6 जून 1946 को। ये भी ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग 6 जून 1946 को स्वीकार करता है और कांग्रेस स्वीकार करता है 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव। जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 समान स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए। 214 में से कांग्रेस कितना स्थान प्राप्त किए? 205। और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। और मुस्लिम लीग ने 78 स्थानों में से कितना प्राप्त किए हैं? 73 स्थान प्राप्त किए हैं। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था और कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। आगे है कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। कब मनाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस? 16 अगस्त 1946 को। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया जाता है? कलकत्ता में। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और उस समय मुस्लिम लीग की सरकार कहाँ थी? बंगाल में। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। बंगाल के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? शहीद सुहरावर्दी। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की जाती है? 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। और माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा कब स्वीकार कर लिया जाता है? 3 जून 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक ने गोविंद बल्लभ पंत ने देश विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। किसने प्रस्ताव पेश किया? तो ये गोविंद बल्लभ पंत ने।
किसमें? कांग्रेस महासमिति की बैठक में। कब? तो 14 जून 1947 को। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया। और इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? अबुल कलाम आज़ाद ने, जो बंटवारे के विरोध करते आ रहे थे। और ये बंटवारे के विरोध करते आ रहे थे, लेकिन इन्होंने समर्थन किया। आगे है, आज़ाद ने कहा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। आज़ाद ने क्या कहा? कांग्रेस कार्य समिति के पास विकल्प नहीं है, लेकिन इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ। ये सर्वसम्मति से पास नहीं होता है। 161 सदस्यों में उनके खिलाफ वोट दिया तथा वे तटस्थ रहे। और ये जो है 161 सदस्य ने उनके खिलाफ वोट देते हैं तथा उनके जो है उनके खिलाफ वोट देते हैं तथा तटस्थ भी रहते हैं। वे किसी तरफ नहीं रहते हैं। तटस्थ मतलब वे किसी तरफ नहीं रहते हैं। आगे प्रस्ताव का विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मतलब कह रहा है यहाँ पे, प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। और मुस्लिम लीग काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए कब बुलाई जाती है? 10 जून 1947 को बुलाई जाती है। नेक्स्ट है, लीग ने, यहाँ देखिए, लीग ने भारी बहुमत से योजना को स्वीकार किया। लीग ने भारी बहुमत से योजना को स्वीकार करता है। जो मुस्लिम लीग जो है ये योजना, माउंटबेटन योजना को स्वीकार करता है, क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाहते ही थे कि बंटवारा हो जाए। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। और लीग की सदस्यों में जो टोटल 400 सदस्य थे, उसमें से सिर्फ 10 सदस्यों ने उसका विरोध करते हैं। आगे है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को, कब? तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। और 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया जाता है। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर कब होते हैं? 18 जुलाई 1947 को। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। और 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाता है। डोमिनियन इसीलिए कहा जाता है कि सारी सत्ता तो भारत को दे दी जाती है, लेकिन अभी भी जो है मतलब विदेश मामले यानी कि गवर्नर जो होता है वो अंग्रेज ही होते हैं। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारत अधिराज्य की स्थापना हो गई। अधिराज्य कहा गया है क्योंकि अभी गवर्नर अंग्रेज ही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए नोट में कहा गया है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान हेड था। और यह भारत का अंतिम सम्राट था तथा कॉमनवेल्थ नेशन का अंतिम प्रधान हेड था। कॉमनवेल्थ नेशन में वो राष्ट्र आते थे जो गुलाम रहे थे, अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुई। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के भी सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल होती है, बस 5 सदस्य।
आगे है 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाता है? 27 मार्च 1947 को। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी क्लीमेंट एटली थे। ये भी याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। वो किस पार्टी से थे? वो लेबर पार्टी से थे। नेक्स्ट है भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक को अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट है गांधी जी, यहाँ पे देखिए गांधी जी ने अध्यक्ष की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 में और 1930 में। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 में और 1930 में। कब त्यागपत्र दिए? 1925 में दिए थे और फिर 1930 में दिए थे। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में दिया। बांटो और छोड़ो का नारा लीग कब देते हैं? दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ये भी पूछा जाता है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। आगे है कि मैं देश के बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? महात्मा गांधी जी, क्योंकि उन्हें लगा था अगर कांग्रेस मेरी सहायता नहीं करेगी भारत छोड़ो आंदोलन में तो मैं इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। ये भी पूछा जाता है कि डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो पंजाब में चमनदीप ने किया था। नेक्स्ट है दीनबंधु मित्र नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। तो नील की खेती पर हुए अत्याचार का उल्लेख किसमें है? तो नील दर्पण नाटक जो नील दर्पण नाटक जो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई है उसी में है। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो मजहर उल हक ने। ये भी याद रखना पूछता है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? तो रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किए थे। ये भी पूछता है। नेक्स्ट है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था। नेक्स्ट है देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ये भी पूछा जाता है देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। आगे है तरुण स्त्री सभा की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में की गई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना जो है तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। पूछा जाता है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत भारतीयों के लिए है। यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? ये नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद ने कब विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधन करते हैं? तो 1893 में। आगे है दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की जाती है? तो दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की जाती है। नेक्स्ट है अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया? तो नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया। आगे है सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस था।
नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। तो भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। भगत सिंह को फांसी की सज़ा भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जी.सी. हिल्टन था। नेक्स्ट है सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। नेक्स्ट है स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। तो स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। नेक्स्ट है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है देखिए महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है देखिए कि महात्मा गांधी को नेक्स्ट है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। यह कथन है किसका है? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। आगे है महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। किसने पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये आगे है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। तो पूछा जाता है कि जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। आगे है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था। नेक्स्ट है कि गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन? एम.जी. रानाडे थे। पूछा जाता है गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। आगे है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी पूछा जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ये भी पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तो
आगे है भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ये भी पूछा जाता है शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। पूछा जाता है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। पूछा जाता है कि किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, तो फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। तो ये भी पूछा जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस किनसे रिलेटेड है, तो ये स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। आगे है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरेजियो था। तो पूछा जाता है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, हेनरी विवियन डेरेजियो। आगे है कांग्रेस के ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, तो कांग्रेस ने अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह। और राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ए ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है, तो ए ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट है एओ ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। तो देखिए एओ ह्यूम जो है कब तक कांग्रेस के महामंत्री रहे, तो 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यहाँ देखिए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट को, यहाँ देखिए रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। आगे देखिए मोहम्मद अली एवं शौकत अली 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे है 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। पूछा जाता है मुस्लिम लीग ने कब मुक्ति दिवस मनाया, 22 दिसंबर 1939 को, क्योंकि कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट देखिए है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसको कहा जाता है, जो चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो पूछा जाता है किसने कहा था क्रिप्स मिशन पर, क्रिप्स प्रस्ताव पर किसने कहा था यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक, मतलब कि एक ऐसा बैंक जो फेल होने वाला है, और जब बैंक ही फेल हो जाएगा तो उसका चेक क्या, वो तो चेक नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को कि ये जो है ये आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है। क्योंकि आगे जो है उनका मानना था कि अंग्रेज जो बातें क्रिप्स मिशन में कही है
वो आगे की बात है, और आगे क्या पता इंग्लैंड ही अस्तित्व में ना रहे, मतलब इंग्लैंड की क्या कंडीशन रहेगी वो तो कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है देखिए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की जो है ना स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। आगे कह रहा है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किए थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किए थे? रास बिहारी बोस ने किए थे। आगे है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो काफ़ी मतलब कुख्यात के लिए जाना जाता है वो जेल कहाँ है? सेलुलर जेल, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। आर्य महिला सभा के स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। तो ये भी पूछा जाता है आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? तो आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। नेक्स्ट देखिए है, भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी आई है, इससे क्वेश्चन एक न एक हर साल रहता है। तो देखिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।